दोस्तों, सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं मध्यांचल यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर कमलेश मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि हमेशा बात होती रही है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो एक सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। क्या लगता है कि ये जो प्रयोग हो रहे हैं, लगातार जो होते जा रहे हैं, उनमें क्या शिक्षा की स्थितियाँ क्या हो रही हैं? मिश्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया है। आज़ादी के तत्काल बाद मैकाले शिक्षा नीति से छुटकारा पाने के लिए तत्कालीन शिक्षाविद के नेतृत्व में, डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया 1948 में। उन्होंने समग्र शिक्षा आज़ाद भारत की कैसी हो, उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1950 में प्रस्तुत की। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट के आधार पर आज़ाद भारत की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम प्रारंभ हुआ। हम ये भी जानते हैं कि उस समय गिने चुने महाविद्यालय होते थे, 6-8 विश्वविद्यालय होते थे, और शिक्षा में वही लोग आते थे जिनका अपना इंटरेस्ट होता था। वहाँ से हमारी आज़ाद भारत की शिक्षा प्रारंभ हुई। 70 के दशक तक अगर हम देखें तो जहाँ एक और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि हुई, उसी के अनुपात में शिक्षकों की भर्ती भी हुई। शिक्षकों की भर्ती में अब ये प्रायोरिटी नहीं थी कि जिनका अपना शिक्षा में आने का इंटरेस्ट है वही भराएंगे। संख्यात्मक दृष्टि से ऐसे लोग भी शिक्षा में नियुक्त किए गए जिनका समहाउ एकमात्र उद्देश्य शिक्षा में आना नहीं था। 1964 में एक बार फिर से ये महसूस किया गया कि अब जिस ढंग से शिक्षा का विस्तार हो रहा, आज़ाद भारत में शिक्षा का विस्तार हो रहा है, उसमें अब कैसी शिक्षा हो, क्या नया सुधार किया जाना चाहिए। तो 2 तरह के कमीशन बनाए गए, स्कूल एजुकेशन के लिए मुदलियार कमीशन और हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टर कोठारी कमीशन। डॉक्टर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 1966 में 1966 में दोनों रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अब जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से टैलेंट आ रहा है, जिस तरह से टीचर से पॉइंट हो रहे हैं, इनको समग्र रूप से मिला के आगे की शिक्षा कैसी हो। और एक चीज़ मैं यहाँ और उल्लेख कर दूँ आपसे कि किसी भी समाज हो, प्रदेश हो, राष्ट्र हो, उसका उसी के अनुरूप विकास होता है जैसे वहाँ की शिक्षा होती है। यानी शुरुआत में आपने जो बात शुरू की, शिक्षा और स्वास्थ्य, जहाँ की जैसी शिक्षा होगी वहाँ का वैसा विकास होगा। कोठारी साहब ने सारे सुधारों पे बात करते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने चर्चा किया, और वो ये था कि जितने भी नए टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं, न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उनका दायित्व सौंपा जाए। वो अगर एमएम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले ट्रेनिंग लेके आए, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग बात है। हमने आपने एमए एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये एक बात है। हम जाके जब एमए पढ़ाने जाते हैं, क्लास पे खड़े होते हैं, तो फिर हमारा रोल बदल जाता है। तो कोठारी साहब ने एक फोकस किया कि जितने भी न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं, इनको पहले 1 माह की ट्रेनिंग दीजिए आप, उसके बाद इनको इनका दायित्व सौंपिए। समहाउ ये बात मानी नहीं गई, और फिर जैसा चलता रहा, जो भी उनने दूसरे सुधार की बात किया उस पर शासन और प्रशासन ने ध्यान दिया, हम आगे बढ़ते गए। विश्व में जिस तरह से विकास आ रहा था, विकास हो रहा था, 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू किया तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रयोग किया। वो प्रयोग था कंप्यूटर युग की शुरुआत, जिसको हम 1986 में कंप्यूटर युग की शुरुआत का ही नाम देते हैं, है ना। वहाँ से
और एक उनने ज़बरदस्त सुझाव दिया। जब उनकी समझ में ये आया कि कोठारी साहब ने टीचर्स ट्रेनिंग की बात की थी, यानी टीचर्स जब तक ट्रेनिंग लेके नहीं आएगा, दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां आपको विदाउट एनी ट्रेनिंग आपको आपका दायित्व सौंप दिया जाए। तो जब उनके सामने कोठारी साहब की रिपोर्ट आई तो उन्होंने राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब प्रश्न फिर वही था कि अगर टीचर्स ट्रेनिंग की बात हम करते हैं तो टीचर्स ट्रेनिंग पे आने को तैयार नहीं है। यहाँ फिर मैं एक बात का उल्लेख करता हूँ, अगर हम देखें तो हमारे देश में दो तरह की शिक्षा तैयार हो रही थी। एक बड़े शहरों में जहाँ विश्वविद्यालय हैं, इस्टेब्लिश्ड महाविद्यालय हैं, और एक वो एरिया जो टोटल रिमोट एरिया है, वहाँ का टीचर, वहाँ का विद्यार्थी। तो एक शिक्षा वहाँ की तैयार हो रही है, एक शिक्षा आपकी शहर की और यूनिवर्सिटीज़ की तैयार हो रही है। तो प्रश्न ये था, क्या दो शिक्षा हम एक समाज में या एक देश में या एक प्रदेश में दो तरह की शिक्षा तैयार करें क्या? जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई तो ये तय किया गया कि कंप्यूटर को हम रिमोट एरिया तक पहुंचाएंगे, इंटीरियर प्लेसेस तक पहुंचाएंगे। अब प्रश्न आ गया इम्प्लीमेंटेशन का। कंप्यूटर आपने दे दिया डिंडोरी के किसी इंटीरियर के कॉलेज में, मंडला के किसी इंटीरियर कॉलेज, और वहाँ नेट नहीं है, वहाँ बिजली ही नहीं है, नेट तो बात की बात है। अब कंप्यूटर का प्रयोग और उपयोग कैसे हो? दूसरा, उस समय कंप्यूटर की शिक्षा भी लोगों के पास नहीं थी। तो जब ये टीचर्स ट्रेनिंग की बात हुई तो यूजीसी ने जितने भी एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए, उसमें 45 इस्टेब्लिश हुए थे, आज तो 66 हैं पूरे देश में। तो उस समय उन्होंने सारे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को ये दायित्व दिया कि आप जितने ये टीचर्स हैं, चाहे वो रिटायरिंग एज का टीचर हो चाहे न्यूली अपॉइंटेड हो, उनको कंप्यूटर का ज्ञान दीजिए। तो कंप्यूटर की शुरुआत हुई, मजबूरी में हुई, दबाव में हुई कि नहीं आप कंप्यूटर सीखिए। उससे एक ज़बरदस्त बदलाव आया शिक्षा में, और वहीं से जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भी बदलाव आया। शिक्षा संचार क्रांति की शिक्षा संचार क्रांति, बिल्कुल सही शब्द आपने चुना। शिक्षा संचार क्रांति की शुरुआत हुई 1986 में। फिर 1992 में भी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसमें सुधार किया गया, और लगातार ये प्रयोग और ये व्यवस्था चलती रही। 2020 में एक ज़बरदस्त परिवर्तन फिर से हुआ, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लिया, व्यक्तिशः। जब ये 2019 31 जुलाई 2019 को, संभवतः अगर डेट में नहीं भूल रहा हूँ, 31 जुलाई 2019 को जब ये प्लेटफॉर्म पे डाला गया यूजीसी के और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो 2 लाख के आसपास सजेशन आए। ये सारे सजेशन को लेके उसमें इम्प्लीमेंट किया जो मूल दस्तावेज था, और उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर, सारे वाइस चांसलर, सारे जो शिक्षा के कर्णधार हैं, प्रधानमंत्री जी ने सबकी मीटिंग बुलाई और खुद से एड्रेस किया, और ये कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संचालन आपको करना है, आप निडर होकर करिए, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा संबल था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी आत्मा भारतीय है ना, भारत केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित है, इसकी आत्मा भारतीय है, और विस्तार की बात करें तो विश्वव्यापी है। अभी एक और चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सा रोक रहा हूँ, नई शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का बड़ा हल्ला मचा है, उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तो ये 2020 से 2025 के बीच में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आ रही है, उसमें क्या कुछ चेंज आ गए हैं, क्या परिवर्तन ऐसे आ रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो दस्तावेज के आधार पे अगर हम बात करें तो इसमें 5 फैक्टर उन्होंने लिया है: इक्विटी, इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ रिसर्च। इन 5 मुद्दों पे फोकस किया है कि हम समानता का अधिकार कैसे हो, सारे लोग शिक्षा में आए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण रिसर्च हो, इस पे फोकस किया। और अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि नई शिक्षा नीति 1986 में इम्प्लीमेंटेशन में ग्रामीण अंचलों में
प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो इसमें सीतारमण जी ने लोकसभा में, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा किया कि हम 75 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 25 एजुकेशनल चैनल और रिमोट एरिया में 5G की व्यवस्था करेंगे, सो दैट वर्ल्ड वाइज जो शिक्षा, नई शिक्षा है, जो नया ज्ञान है वर्ल्ड वाइज, वो हमारे रिमोट एरिया तक भी पहुँचे। डॉक्टर साहब, एक और बात आती है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। हाँ, ये मुद्दा शायद श्रीमती गांधी के समय में शुरू हुआ था, ODL, है ना? हाँ। और इस प्रणाली का लाभ मिला क्या भारत को? देखिए, जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, और आज हर स्टेट में एक एक ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है। योजना बहुत अच्छी है। योजना इसलिए थी कि हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, उनके अनुपात में उतनी क्षमता नहीं थी कि हम सबको हायर एजुकेशन में ले सकें, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हम उनको एडमिशन दे सकें। तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग प्रारंभ की गई, कोई मान लीजिए आप जॉब में हो, आप इवनिंग क्लासेस इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की या भोज ओपन यूनिवर्सिटी की एक्स्ट्रा क्लासेस करके या इवनिंग क्लासेस करके परीक्षा दे दीजिए, ऑनलाइन दे दीजिए, अपने प्लेस पर जहाँ बैठे हो वहाँ दे दीजिए। तो ये शुरुआत हुई। इसके पीछे का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जो लोग एजुकेशन में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पा रहे हायर एजुकेशन में, वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, जो लोग, और स्पेशली जो जॉब में हैं, जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD से लेकर जो भी आप करना चाहते हो, वो वहाँ सारी व्यवस्था है। तो ये सुझाव उस समय का था, और सबसे पहले जो नेशनल लेवल पे ये खुला गया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य यही था। लेकिन अभी जिस तरीके की बात करें, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसको लागू कैसे किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो सारे संसाधन बिल्कुल अनुरूप हैं इसको लागू करने के? देखिए, कोई भी योजना शासन, प्रशासन या सरकारें बड़े पवित्र मनोयोग से प्रारंभ करती है। सबसे जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है इम्प्लीमेंटेशन में। अब इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो करेगा शिक्षक। पहला प्रश्न उठता है कि आपके पास शिक्षक हैं क्या? वो एक पहला प्रश्न यही उठता है कि आपके पास टीचर्स हैं क्या? सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट सैंक्शन लगातार राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब UGC से लेके, सरकार से लेके, गवर्नर साहब से लेके, सबका प्रेशर है कि आप अपॉइंटमेंट करिए। कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर हम केवल मध्य प्रदेश की बात करें या IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसकी भी बात कर लें, 60 से 70% पोस्ट खाली है। मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रानी दुर्गावती में 156 सैंक्शन पोस्ट हैं, 18-20 लोग बचे हैं। गेस्ट फैकल्टी है। गेस्ट फैकल्टी को आपने पूरा अधिकार दिया कहाँ है? गेस्ट फैकल्टी काम है, आइए क्लास पढ़ा दीजिए। अब तो चलिए वैल्यूएशन और पेपर सेटिंग, जो 3 साल की गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको ये अधिकार दे दिया, लेकिन PhD नहीं करा सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, कोई उनके पास दायित्व तो नहीं है। अगर वो अपनी क्लास पढ़ा लिए और उसके बाद डिपार्टमेंट में कोई घटना घट गई, बच्चों की लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, उन पर कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो? तो प्रॉब्लम आज ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतने सारे अच्छे सुझाव हैं, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। और जब तक आप टीचर्स नहीं करोगे, जब तक टीचर्स नहीं अपॉइंट करोगे, वाइस चांसलर से बात करिए तो उनका ये कहना है कि साहब संसाधन की कमी है। इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए, आज लगभग 55 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में खुल चुकी हैं। उनमें से एक में मैं भी था। वहाँ टीचर्स की कमी नहीं है ना? वहाँ टीचर्स की कमी नहीं है, वहाँ संसाधन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ लैब नहीं है, हमारे यहाँ केमिकल्स नहीं है। आप लगभग 40 साल का अनुभव रहा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। अभी वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, वहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है, जिस पे आपने अभी ध्यान भी दिलाया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी नहीं है, एक व्यक्ति 4-4 विभागों को संभाल रहा है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की शिक्षा और उसको लेके कहीं ना कहीं तो एक कसक आपके मन में भी होती होगी कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। देखिए भाई साहब, केवल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बात नहीं है, समूचे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, आज सारी पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन कोई भी वाइस चांसलर, मेरे ख्याल में दीक्षित जी के बाद प्रोफेसर HP दीक्षित साहब जब थे और कांति चौधरी साहब, इसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, रेगुलर अपॉइंटमेंट। प्रमोशन, कैरियर एडवांसमेंट ये तो हुए, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुए। धीरे धीरे सब खाली होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आने वाले अगले 2 वर्षों में रेगुलर सेलेक्टेड टीचर्स की संख्या 1 या 2 या 3 बचेगी। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो क्या जब टीचर्स नहीं बचेंगे तो एक विश्वविद्यालय, उसकी गरिमा, उसका एक जो अतीत है, उस पर असर पड़ेगा? देखिए, विश्वविद्यालय का जो पहला दायित्व है वो है रिसर्च कराना, है ना। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो मेजर डिफरेंस है, एक तो PG क्लासेस कराते हैं और जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिसर्च कराना। रिसर्च PhD भर से सीमित नहीं है। रिसर्च का मतलब आपके पास लैब है, लैब में काम करिए, जो सोशल लाइफ पे काम आए, लैब में काम करिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी रानी दुर्गावती में जो रिसर्चेस हुई हैं वो न केवल इंडस्ट्रियलिस्ट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो जानी गई हैं। आज की डेट में कोई टीचर है नहीं, रेगुलर टीचर है नहीं, सीनियर टीचर है नहीं, गेस्ट फैकल्टी को आपने वो अधिकार भी नहीं दिया है कि वो लैब में बैठ के अपना काम करे, ठीक है। तो ये कमी तो आ रही, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही वो है रिसर्च के फील्ड में, PhD के फील्ड में। आपने ये कह दिया कि जो गेस्ट फैकल्टी है वो PhD गाइड नहीं बन सकती, जो प्रोफेसर्स रिटायर हो गए वो गाइड नहीं बन सकते, तो आपका बच्चा कहाँ जाए, कैसे होगी रिसर्च? अल्टीमेटली वो PhD में वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। PhD को लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से इस पे आया भी, राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों को ब्लैक लिस्ट किया गया। PhD का ही मामला था, रिसर्च का ही मामला था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? नहीं, PhD की जो क्वालिटी हुआ करती थी कभी, आप रानी दुर्गावती की बात कर लें, हमारे यहाँ एक से एक प्रोफेसर्स हैं जिनकी PhD हुई और आज वो रेफरेंसेस के रूप में यूज़ हो रही हैं। उसका इंडस्ट्रीज से लेकर सोशल सेक्टर में भी उसका उपयोग हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में उसका उपयोग हुआ है। अब आपके पास टीचर ही नहीं है। कॉलेजेस की भी वही स्थिति हो गई, जो एडेड कॉलेजेस हैं उनके यहाँ रिटायर होते जा रहे हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। आप यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस को आप PhD सेंटर नहीं बना रहे हो। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आती है, अभी अभी कुछ नए प्रयोग और हुए, जैसे PM श्री कॉलेज ये बनाया गया। PM श्री कॉलेज में जो बात आती है, फिर एक नया मुद्दा आ जाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, या PM श्री कॉलेज में जैसे कि महाकौशल कॉलेज जबलपुर, वहाँ पे एविएशन का भी कोर्स शुरू किया गया, एग्रीकल्चर का भी शुरू कर दिया गया। बगल में साइंस कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पे साइंस फैकल्टी भी शुरू करने की बात की गई। क्या लग रहा है कि ये इस तरह के प्रयोगों से शिक्षा में गुणात्मक विकास होगा या फिर वही ढर्रा चलेगा? मिश्रा साहब, जब PM श्री कॉलेजेस की बात हुई तो मैं अगर अपनी इंडिविजुअल बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, है ना। भोपाल में काम करने वाला एक सीनियर प्रोफेसर को वहाँ से उठा के आप जबलपुर के साइंस कॉलेज या महाकौशल में कर दीजिए, यहाँ के किसी टीचर्स को ले जाके PM श्री कॉलेज भोपाल में कर दीजिए। ये तो कोई नई बात नहीं हुई ना, ये तो वही हो गया, वही टीचर्स चाहे आप ट्रांसफ़र कर दो। PM श्री कॉलेज का मतलब ये था, जो मैं समझता हूँ या जो होना भी चाहिए, पता नहीं, उसमें नए टीचर्स, आप क्वालिटी वाइज टीचर्स सेलेक्ट करिए, जिनके नए आइडियाज़ हो, जिनकी अपनी नई रिसर्चेज हो, जिनके अपने कुछ नया इन्वेंशन हो, उनको लाइए। और एक कॉलेज को, जैसे भोपाल का एक्सीलेंस कॉलेज, वहाँ आपने प्रदेश भर के जितने अव्वल दर्जे के टीचर्स थे उनको ले जाके वहाँ आपने किया और वहाँ एक नई तरह के स्टूडेंट आपने तैयार किया। यहाँ तो आप ये कर रहे हो ना कि वहाँ के टीचर्स यहाँ के कुछ जो अच्छे लोग हैं, कुछ IITian
को ले आइए, कुछ IIM के टीचर्स जो स्टूडेंट निकले हैं, कुछ अच्छे और जो इस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो स्टूडेंट निकल रहे हैं, जो PhD स्कॉलर्स PhD करके निकल रहे हैं, जिनकी अच्छी रिसर्चेस हैं, जिनके अपने अच्छे रिसर्च पेपर हैं, बुक्स हैं, पेटेंट हैं, उनको लाइए ना ऐसे कॉलेजेस में। तब तो नई शुरुआत होगी। आपको उठा के हमारी जगह पर रख देना, हमको उठा के आपकी जगह पर रख देना, ये तो कोई नया वो नहीं हुआ ना। तो मेरी समझ में इसमें कुछ नए अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, और जो समाज का क्रीम है उसको भले लेक्चरर से अपॉइंट कर दीजिए, वो आके अपना इम्प्लीमेंटेशन तो करे। नई रिसर्च, नया टैलेंट, नया पेटेंट जो उसने तैयार किया है, वो पेटेंट तैयार करके वो मार्केट में बेचने की स्थिति में उसका उपयोग नहीं हो रहा सोशल सेक्टर में। डॉक्टर साहब, नए भारत का सपना देख रहे हैं हम सभी। भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन शिक्षा की जो स्थिति है जिस तरीके से आपने बताई है, कहीं ना कहीं उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे विश्वविद्यालय शून्य हो जाएंगे, वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? इस पर हर व्यक्ति को विचार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने आज जो मुद्दे रखे हैं, निश्चित तौर पर इनसे कहीं ना कहीं जो लोग शिक्षा पे नीतियाँ बना रहे हैं वो ध्यान दें, तो एक भारत के नए भारत के सपने को साकार किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत आभार।